जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपने वीडियो में हम पहले एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में कल से हमें कुछ रशियन मीडिया आउटलेट में खबरें सुनने को मिली थी, लेकिन उस समय क्योंकि कोई पुख्ता प्रमाण नहीं था तो हमने इस रिपोर्ट को कवर नहीं किया। हमें लगा हो सकता है कि ये महज एक र्यूमर हो जो कि स्प्रेड किया जा रहा हो, लेकिन जब ये रिपोर्ट एएनआई की तरफ से पब्लिश करी गई तब हमें ये कंफर्म हो गया कि हाँ, ये अफवाह नहीं है, बल्कि भारतीय वायुसेना और भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑलरेडी इस विषय में जो डिटेल्ड डिस्कशन है वो कर रही है। मामला है फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का। गत कुछ दिनों से पूरी की पूरी डिफेंस कम्युनिटी पूरी तरीके से परेशान है और कंफ्यूज है। एक तरफ जहां प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान ये दावा कर रहे हैं कि एमआरएफए को आगे बढ़ा दिया गया है, दूसरी तरफ ये दावा किया जा रहा है कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डिस्कशन शुरू है, तो उसके बाद से लोगों के मन में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि होने क्या वाला है। लेकिन शायद कल की रिपोर्ट के बाद से हमें थोड़ा यहाँ पर क्लियरेंस मिली है। कुछ जो कह सकते हैं अनिश्चितता के बादल थे वो छटे हैं। मामला है एएनआई की रिपोर्ट का, जहां पर दावा किया जा रहा है कि भारत अब ना सिर्फ फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर विचार कर रहा है, बल्कि ऑलरेडी भारत अब एक्टिव डिस्कशन फेज में उतर चुका है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये सजेस्ट किया गया था कि जब तक एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बन के तैयार नहीं हो जाते, जिनको आने में तकरीबन 2035 तक का समय लगेगा, तब तक भारतीय वायुसेना आंतरिक समाधान के तौर पर जो दूसरे फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है इनको एक्वायर करे, ताकि जो एयर डोमिनेंस है भारतीय वायुसेना का वो बना रहे। और इसी के चलते ये दावा किया जा रहा है एएनआई के रिपोर्ट में और एएनआई के सोर्सेज की तरफ से कि भारतीय वायुसेना 3 स्क्वाड्रन फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की इनके टारगेट को लेकर आगे बढ़ रही है। अब प्रत्येक स्क्वाड्रन की अगर हम बात करें तो उसमें टिपिकली आपको 18 से 20 फाइटर जेट्स देखने को मिलते हैं। यानी अगर हम एक नंबर लेके चलें तो हमें तकरीबन 54 से 55 एयरक्राफ्ट देखने को मिलेंगे 3 स्क्वाड्रन में, और इनको लेकर भारतीय वायुसेना बातचीत कर रही है। इंडियन एयरफोर्स का ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि चाइना आज नहीं तो कल पाकिस्तान को एडवांस फाइटर देगा, और हमें अब अपने एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय वायुसेना के अधिकारी भी यही मानते हैं कि राफेल का डोमिनेंस तभी तक बन पाएगा जब तक यहाँ पर गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी बेस्ड रेडार हमारे एडवर्सरीज को नहीं मिल जाते। जैसे मिल जाएंगे तो राफेल का जो डोमिनेंस है कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज होगा, और इसके लिए भारत को अभी से जरूरी कदम उठाने चाहिए। अब एएनआई से बात करते हुए इंडियन एयरफोर्स के सोर्सेज ने यह कहा कि इस समय इंडियन एयरफोर्स 2 से 3 स्क्वाड्रन को लेकर विचार कर रही है आंतरिक समाधान के तौर पर, जब तक कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल नहीं हो जाते। और बाकायदा रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि भारत सरकार के तरफ से जो रक्षा मंत्रालय की एक विशेष कमेटी है उसका गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता डिफेंस सेक्रेटरी आर.के. सिंह सर की तरफ से की जा रही है। और ये ऑलरेडी इस समय जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं उनके साथ डिस्कशन फेज में एंटर कर चुके हैं। अब अगर हम बात करें कि वो कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है, क्या वो SU-57 है, ये F-35 है, तो इसमें भी एक थोड़ी क्लियरेंस मिल चुकी है। हालांकि ऑफिशियल रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है प्लेटफॉर्म को, लेकिन जो अभी तक मामले सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से SU-57 के चांसेस तकरीबन 90% हैं। क्योंकि अभी तक अमेरिका ने फॉर्मल ऑफर F-35 का नहीं दिया है। अमेरिका सिर्फ ये कहता है कि हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, डील भारत को मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन फॉर्मल ऑफर भारत को नहीं मिला है। वहीं इसके उलट दूसरे तरफ ना सिर्फ रूस ने भारत को SU-57 सबसे कम प्राइस में ऑफर किया है, बल्कि वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, इंडियन वेपन इंटीग्रेशन और दूसरी चीज़ों के लिए पहले से ही राजी हैं। उन्होंने कहा कि हम तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दे ही रहे हैं, आपको हम सोर्स कोड भी देंगे, यानी कि अगर आप चाहें तो अपने मर्जी के मुताबिक अपग्रेड्स और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन क्या ये चीज़ें हमें F-35 में मिलेंगी, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक फॉर्मल ऑफर नहीं आ जाता। और आपने भी हाल ही में F-35B के केस को देखा, जहां पर पूरी तरीके से इस प्लेटफॉर्म को भारत से बचाए जाने का प्रयास किया। हो सकता है कॉन्टेक्स्ट वो अलग हो सकता है कि उसमें कुछ विशेष चीजें हों जिसको वो नहीं चाहते कि दूसरे नेशन जान पाए, लेकिन फिर भी जिस प्रकार और जिस लेवल की सिक्रेसी F-35 प्रोग्राम में अमेरिका की तरफ से मेंटेन की जाती है, उसको देखकर डिफेंस एनालिस्ट भी इस चीज़ से श्योर नहीं है कि भारत को उतनी इंडिपेंडेंस मिल पाएगी जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या नहीं। खैर,
अगर हम SU-57 की बात करें तो कल दोपहर से ही रशियन मीडिया आउटलेट्स में ये रिपोर्ट पब्लिश की जानी शुरू करी गई और बाद में इंडियन मीडिया की या इंडियन डिफेंस कम्युनिटी जो है इसमें भी ये रिपोर्ट सर्कुलेट की गई कि भारत एक्टिव डिस्कशन में उतर चुका है। कुछ रिपोर्ट तो इतनी एग्रेसिव थी जहां पर यह दावा किया गया कि भारत 54 SU-57 और तकरीबन 40 से ज़्यादा जो SU-35 है इनको लेकर रूस से बात कर रहा है। कुछ रिपोर्ट ने तो ये दावा तक कर दिया कि डील ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुकी है, बस एक कह सकते हैं फॉर्मेलिटी ही बाकी है जिसके बाद ये अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन ANI की रिपोर्ट में ये कंफर्म हुआ कि भारतीय वायुसेना सीरियसली एक एक्टिव डिस्कशन में उतर चुकी है। अब आइए जान लेते हैं बेनिफिट क्या होगा अगर हम SU-57 को लेते हैं और क्यों SU-57 ही इस समय लेना चाहिए। इसको लेकर भारत के रक्षा विशेषज्ञ क्या मानते हैं, आइए उस पर भी हम टिप्पणी कर लेते हैं। देखिए, जब 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की बात होती है तो 2-3 एयरक्राफ्ट ही हैं जो इस समय अवेलेबल हैं। अमेरिका अपना F-22 रैप्टर किसी को बेचता नहीं, चाइना अपना J-20 किसी को बेचता नहीं। अवेलेबल मार्केट में भारत के सामने अब SU-57 फैलन और F-35 के ही ऑप्शन उपलब्ध हैं। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी प्लेटफॉर्म भारत की तरफ से लिया जाएगा उसमें भारत को पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने प्लेटफॉर्म ले लिया और बाद में अगर हमें कुछ उसमें परिवर्तन करने पड़े, कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़े तो हमें एक लॉन्ग पेंडिंग जो अप्रूवल पेंडिंग है उसका वेट करना पड़े। हमें तत्काल तौर पर उसकी मंजूरी चाहिए और ये चीज़ें SU-57 में हो सकती हैं। रूस ने तो यहाँ तक कह दिया कि आपका जो नासिक प्लांट है जहाँ पर आप SU-30 MKI का निर्माण करते हैं 70% कंपैटिबिलिटी शेयर करता है SU-57 के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से। यानी रिजेम्बलेंस की बात करें तो तकरीबन 70% इक्विपमेंट्स जो चाहिए होते हैं वो ऑलरेडी भारत में मौजूद हैं, 30% ही मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अगर ये काम हो जाता है तो न सिर्फ भारत से ही भारत की ज़रूरतें पूरी होंगी बल्कि रूस के लिए भी चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि आप सबको पता है कि रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते रूस की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो फुल पोटेंशियल पर वर्क नहीं कर पा रही हैं और रूस भी स्ट्रगल कर रहा है। ऐसे में अगर भारत के साथ डील फाइनलाइज होती है तो फिर निस्संदेह यहाँ पर जो SU-57 है ये भारत को तो रूस सप्लाई कर ही पाएगा, साथ ही साथ जो दूसरी नीड है अपनी एक्सपोर्ट की उसको भी केटर कर सकेगा। इसके अलावा रूस ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि भारत ब्रह्मोस NG का इंटीग्रेशन चाहता है या अस्त्र मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 का इंटीग्रेशन चाहता है या रुद्रम सीरीज की मिसाइल का इंटीग्रेशन चाहता है। रूस को इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा हम बाकायदा आपको सोर्स कोड ऑफर करेंगे, बाकायदा हम आपको TOT देंगे। इसके अलावा जो रशियन हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म्स है उनका एक्सेस आपको मिलेगा और साथ ही साथ जो S-70 ड्रोन है जो कि लॉयल विंगमैन की भूमिका निभाता है SU-57 की, ये भी भारत को इस डील में ऑफर किए गए हैं अगर भारत इसको लेता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अब आप बताइए भारत के लिए क्या बेस्ट होगा। क्या भारत को 4.5 जनरेशन के राफेल पर जाना चाहिए या भारत को SU-57 की डील तत्काल तौर पर फाइनलाइज कर लेनी चाहिए। एक बात और जाते जाते आपको बता दें, अगर डील 2025 में भी फाइनलाइज हो जाती है तो आप ये उम्मीद मत रखिए कि 2026-27 तक आपको ये मिलने शुरू हो जाएंगे। कम से कम हमें 2028 से 2030 तक का वेट करना पड़ सकता है पहले SU-57 के लिए, और सेम केस राफेल के साथ भी आप जोड़ के देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।